हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे धातु और अधातु। तो बच्चों, धातु और अधातु पढ़ने से पहले हम सीख लेते हैं कि तत्व क्या होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए है तत्व। तो बच्चों, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिससे उस पदार्थ का निर्माण होता है तत्व कहलाता है। यानी कि जो ये तत्व है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। अब मान लीजिए कि ये जो मार्कर है, तो इस मार्कर को बनाने में इन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि यही तत्व मिल करके इस बड़े से मार्कर का निर्माण करते हैं। यानी कि तत्व जो होते हैं ये किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तत्व क्या है। अब हम देखेंगे कि तत्व वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं। जो ये तत्व थे हमारे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिख दिया हूँ मैं तत्व। अब यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। यह है तत्व। तो बच्चों, रसायन विज्ञान में तत्वों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उन्हें याद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इन तत्वों को, जो भी तत्व हैं हमारे, इन तत्वों को हम 3 भाग में विभाजित कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये देख लीजिए, अपनी सुविधा के लिए हमने क्या किया, तत्व को 3 भाग में विभाजित कर दिया। तो इसका जो पहला भाग है उसको कहते हैं धातु, और जो इसका दूसरा वाला भाग है उसको कहते हैं अधातु, और इसका जो तीसरा वाला भाग है, तीसरा नंबर, इसको कहते हैं हम उपधातु। तो अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि ये धातु, अधातु और उपधातु हम क्यों कहते हैं। यानी कि इन्हीं तत्वों को आसानी से याद किया जा सके, इसीलिए इन तत्वों को हम 3 वर्गों में विभाजित कर देते हैं, जिसमें पहला भाग आपका आता है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि धातु क्या है, या फिर धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं और धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले सीखेंगे धातु। तो चलिए देखते हैं कि धातु वास्तव में होता क्या है। हम सीखेंगे कि धातु वास्तव में होता क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने धातु की परिभाषा दी गई है। तो चलिए हम सबसे पहले धातु की परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में दिया गया है कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन एक सिरे से दूसरे सिरे तक करते हैं धातु कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, कि वे सभी तत्व जो विद्युत धारा का और ऊष्मा का चालन एक सिरे से दूसरे सिरे तक करते हैं, उन सभी तत्वों को हम धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये मार्कर जो है, मान लीजिए कि ये मार्कर आपका कापर का बना है, यानी कि कापर, जिसको हम Cu कहते हैं। यहाँ देख लीजिए ये Cu, ये मार्कर जो है आपका कापर का बना है। तो इस कापर के मार्कर को हम यदि एक सिरे पर गर्म करें, इस सिरे पर गर्म करें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस कापर धातु के अंदर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का गुण पाया जाता है। और दूसरा इसमें बोला जा रहा है विद्युत धारा। तो चलिए विद्युत धारा को भी हम चेक कर लेते हैं कि इसी कापर के मार्कर को हम क्या करें कि किसी बल्ब के द्वारा जोड़ दें, यानी कि इस मार्कर को बल्ब के द्वारा जोड़ दें और देखें कि क्या इस मार्कर से करंट प्रवाहित होकर के दूसरे वाले सिरे पर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि करंट इसके अंदर से होते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे तत्व जिनके अंदर से ऊष्मा भी प्रवाहित हो सके और विद्युत धारा भी प्रवाहित हो सके, ऐसे सभी तत्वों को हम धातु कहते हैं। अब इसकी जो अथवा वाली परिभाषा है उसको भी देख लेते हैं। अथवा परिभाषा में दिया गया है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। आप चाहे तो इस वाली परिभाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप नीचे जो परिभाषा दी गई है इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो बच्चों, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, उन सभी तत्वों को हम धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक तत्व हूं और मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता है। मान लीजिए कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी कि हमको चाहिए था 10,
और हमारे पास है 11, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देंगे, यानी कि हम त्याग रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, धातु बन जाएंगे, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए हम दाता हैं, और दाता हरदम धातु होता है। तो यहाँ पर इसी तरह से देख लीजिए, जैसे सोडियम है आपका, तो ये इसके ऊपर जब आप कोई साइन नहीं लगाएंगे, यानी कि Na अकेले रहेगा, तो ये केवल तत्व कहलाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये केवल तत्व कहलाएगा। जब केवल सोडियम है तो ये तत्व है, और इसी के ऊपर हम एक प्लस का निशान लगा देंगे तो ये आपका धातु बन जाएगा। क्यों धातु बन रहा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम एक धन का चिन्ह लगाए हैं। इसी तरह से आपका मैग्नीशियम है, यदि हम केवल Mg लिखते हैं तो ये क्या होगा, एक तत्व होगा, और इसी को हम यदि Mg2+ कर दें तो ये बन जाएगा हमारा धातु, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसके ऊपर धन का चिन्ह लगाया जाएगा। तो बच्चों, जो धनी होता है वही पैसे का त्याग कर सकता है, गरीब आदमी पैसे का त्याग नहीं कर सकता है। तो ये अमीर हैं भैया, तो इन्हीं के पास जो भी धन था ये त्याग दिए हैं, और इनके पास धन और हो गया है, यानी कि धनायन लगा देते हैं। तो जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धातु बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है तो वो तत्व ही रहता है। तो चलिए, ये हो गया आपका धातु की परिभाषा, और हमने आपको बताया कि किस तरह से कोई तत्व धातु बनता है। यहाँ भी आपने देखा कि Mg तत्व था, ये कैसे धातु बन गया। तो यही तत्व कब धातु बन जाएंगे, कब अधातु बन जाएंगे, और कब उपधातु बनेंगे, आज हम इसकी संपूर्ण और विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे आपको इन तीनों में अंतर निकालना और इन तीनों से संबंधित परिभाषाएं आसानी से याद हो सकती हैं। तो लगे रहिए मेरे साथ, और इसी तरह से अपना प्यार भी बनाते रहिए। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े कि हाँ, बच्चों को समझ में तो आता ही है। अब हम सीखेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण। तो चलिए देखते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, तो बच्चों धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, हम धातुओं को कैसे पहचानेंगे, उसकी पहचान होती है धातुओं का भौतिक गुण। तो सबसे पहली वाली जो पहचान होगी उसकी ये होगा आपका धात्विक चमक। ये पहली पहचान है, धात्विक चमक, यानी कि धातु के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जितने भी धातु होंगे उन सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इसी चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं, यानी कि धातुओं के अंदर जो चमक होती है उसको हम धात्विक चमक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टुकड़ा ले लीजिए आप लोहे का, इस तरह से लीजिएगा घर पर, और ये हो गया आपका लोहा। यहाँ एक टुकड़ा और ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, यहाँ बगल में एक टुकड़ा और ले लेते हैं कॉपर का। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में एक विशेष प्रकार की अपनी चमक होगी। जैसे लोहे के अंदर भी एक प्रकार की चमक होती है, एल्युमिनियम के अंदर भी एक चमक होती है, और कॉपर के अंदर भी एक चमक होती है। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों धातुओं के अंदर अपनी एक विशेष चमक है। इसी विशेष चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। तो यह है आपका धातुओं के भौतिक गुण में पहला गुण है धात्विक चमक का। तो अब आप समझ गए होंगे कि धात्विक चमक क्या होता है। अब हम सीखेंगे इसके आगे इसका दूसरा गुण। तो चलिए भैया दूसरा गुण भी देख लेते हैं। ये जो इसका दूसरा गुण है इसको कहते हैं, यहाँ देखिए दूसरा वाला गुण भैया, ये दूसरा वाला गुण है आपका विद्युत एवं ऊष्मा चालन। ये देख लीजिए, ये दूसरा गुण है विद्युत एवं ऊष्मा चालन। तो चलिए बच्चों अब हम विद्युत एवं ऊष्मा चालन भी समझ लेते हैं। तो विद्युत एवं ऊष्मा चालन का मतलब है कि वे तत्व जिनके अंदर से विद्युत धारा एवं ऊष्मा दोनों प्रवाहित हो सकती हैं, ऐसे
तत्वों को हम धातु कहते हैं। तो ये हो गया दूसरी पहचान, विद्युत एवं ऊष्मा का चालन। यानी कि जो धातुएं होती हैं उनके अंदर से विद्युत धारा भी प्रवाहित हो सकती है और ऊष्मा भी प्रवाहित हो सकती है। तो चलिए इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ले लेते हैं हम कॉपर का टुकड़ा, ये इस तरह से कॉपर का टुकड़ा हम ले लेते हैं Cu, और हम कॉपर के टुकड़े के एक सिरे को यानी कि इस वाले सिरे को किसी मोमबत्ती की सहायता से गर्म करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर एक मोमबत्ती लगाए हैं हम, मोमबत्ती हो गई ये। तो मोमबत्ती को हम जब इस कॉपर के टुकड़े को गर्म करेंगे एक किनारे पर, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कॉपर का संपूर्ण टुकड़ा गर्म हो जाएगा, और आप जब इस दूसरे वाले सिरे को टच करेंगे तो आपको यहाँ पर भी गर्मी महसूस होगी। ऐसा इसलिए कि धातुओं के अंदर ऊष्मा को प्रवाहित करने का गुण भी पाया जाता है। यह है आपका ऊष्मा चालन। अब चलिए विद्युत चालन समझते हैं कि कैसे धातुओं के अंदर विद्युत का चालन होता है। तो इसके लिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी है आपकी, ये हो गई आपकी बैटरी, ये धन सिरा और ये ऋण सिरा। अब क्या कीजिए कि एक कॉपर का तार लीजिए इस तरह से, और इन दोनों सिरों पर ऐसे जोड़ करके यहाँ एक बल्ब लगा दीजिए। यहाँ होल्डर लगाइए और यहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए, और यहाँ क्या कीजिए कि बीच में एक स्विच होनी चाहिए, ये है आपकी स्विच। तो जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बल्ब जल जाएगा। यानी कि जब स्विच को आप ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा। क्यों जल रहा है? क्योंकि जो बैटरी है आपकी, इसके अंदर से विद्युत धारा इस तार के द्वारा बल्ब तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कॉपर का बना तार है इसके अंदर विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है। तो देख लीजिए, हमने देखा कि कॉपर के अंदर ऊष्मा भी चलती है और विद्युत धारा भी चलती है। इसलिए जो आपका धातुओं के भौतिक गुण का दूसरा गुण है वो है विद्युत एवं ऊष्मा का चालन, क्योंकि इसके अंदर विद्युत भी चल रही है और ऊष्मा भी चल रही है। अब चलिए देखते हैं तीसरा में आप देखेंगे तीसरा नंबर 3 कठोरता। नंबर 3 है आपकी कठोरता। तो चलिए अब समझते हैं कठोरता क्या है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जितनी भी धातुएं होती हैं ये सभी धातुएं कठोर होती हैं। इनका अंदर जो गुण पाया जाता है वो कठोरता का गुण होता है। जैसे ये मान लीजिए कि लोहे की कोई कील होती तो ये इतनी कठोर होती कि हम इसको दबा भी नहीं सकते थे। यानी कि जो धातुएं होती हैं उनके अंदर एक कठोरता का गुण भी पाया जाता है। अब चलिए इसके आगे हम चौथा गुण देख लेते हैं। तो चौथा गुण है आघात वर्धनीयता। यह है आपका आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। तो अब सोच रहे होंगे कि ये आघात वर्धनीयता क्या है। तो बच्चों जब किसी धातु को पीटा जाता है, हथौड़े की सहायता से पीटा जाता है, तो वे धातुएं धीरे धीरे फैल करके एक चादर के रूप में हो जाती हैं। यानी कि धातुओं को पीटने से चादर के रूप में परिवर्तित होने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि एक बड़ा सा लोहे का कोई गुटका हो, ये देख लीजिए लोहे का टुकड़ा, ये है बहुत ही बड़ा टुकड़ा है। अब इसके ऊपर आप यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर देखिए क्या कीजिए कि एक लोहे के टुकड़े के ऊपर एक कॉपर का टुकड़ा रख दीजिए, और इस कॉपर के टुकड़े को हथौड़े की सहायता से, यानी कि हैमर जिसको कहते हैं, उसकी सहायता से आप इसको पीटिएगा। ये देख लीजिए हथौड़ा भी हमने बना दिया है ये। तो जब आप इस कॉपर के टुकड़े को हथौड़े की सहायता से पीटेंगे तो देखेंगे कि ये कॉपर का टुकड़ा धीरे धीरे चपटा होता चला जाएगा और चपटा होकर के ऐसे फैल जाएगा। देखेंगे आप तो ऐसे ही क्या होगा, फैल जाएगा। तो इसी फैलने के गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। लेकिन धातुओं को पीटने से चादर के रूप में परिवर्तित होने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है, कुछ धातुएं ऐसे भी होती हैं जो पीटने से फैलती ही नहीं हैं,
वो एकदम तरल अवस्था में होती हैं। जैसे आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन एक प्रकार की धातु है, फिर भी ये जल की तरह होती है, एकदम पानी की तरह होती है, एकदम पतली, जैसा पानी होता है इसी तरह से होती है आपकी ब्रोमीन। और ये आपका एक प्रकार का तत्व ही है, और तत्व में जो 3 गुण होते हैं उनमें से ये धातु है। अब देखिए 5वां गुण, तो 5वां गुण है आपका तन्यता। ये 5वां गुण भी देख लीजिए, तन्यता। तो चलिए बच्चों, अब हम तन्यता समझते हैं। तन्यता का मतलब होता है कि जब किसी धातु को बल लगा के इस तरह से खींचा जाए तो वे तार के रूप में बढ़ती चली जाती है। यानी कि इस धातु को हम ऐसे बल लगाकर खींचेंगे ना, तो ये क्या होगी, ऐसे तार के रूप में बनती चली जाएगी। यानी कि धातुओं को बल लगाकर खींचने पर तार के रूप में परिवर्तित होने के गुण को धातुओं का तन्यता कहते हैं। यानी कि बल लगाने से जो धातुएं तन जाती हैं, तार के रूप में हो जाती हैं, उन्हें ही हम तन्यता कहते हैं। और आप सुन करके बहुत हैरान हो जाएंगे कि 1 ग्राम सोने से, यानी कि जो सोना होता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है बच्चों। यानी कि 1 ग्राम सोना हो तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। इसका मतलब है कि जो सोना है सबसे अधिक तन्य होता है, यानी जो सोना होता है ये सबसे अधिक तन्य है। इसी तरह से आप देख लीजिए, तो आघातवर्धनीयता में ये सोना जो होता है सबसे अधिक आघातवर्धनीय भी है। यानी सोना पीटेंगे आप तो ये सबसे अधिक फैलेगा, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा चादर बनाएगा सोना। और अन्य धातुएं जो होती हैं वो कम फैलती हैं लेकिन कम फैलती हैं। सबसे ज़्यादा फैलने वाली धातु आपकी सोना होगी। तो चलिए अब इसका अगला गुण भी देख लेते हैं। तो अगला गुण तो अब इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ, अब देख लेते हैं ध्वनि। 6ठा गुण है इसका, यह 6ठवां गुण आप देख लीजिए, तो ध्वनि है, ये ध्वनि, इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों, जब आप किसी धातु के टुकड़े को किसी दूसरे धातु के टुकड़े से ऐसे टकराइए कि मान लीजिए कि ये लोहे का टुकड़ा है और ये भी आपका लोहे का ही टुकड़ा है। जब आप दोनों को ऐसे लड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकल रही है। तो इसी विशेष प्रकार की ध्वनि को ही हम धातुओं का एक गुण मानते हैं और उसे हम कहते हैं ध्वनि। तो ऐसा नहीं है कि अधातुओं के अंदर ऐसी कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है, उनके अंदर भी एक विशेष ध्वनि होती है, परंतु उनकी ध्वनि जो है वो थोड़ी हल्की होती है। ये धातुएं जो होती हैं ये ज़्यादा ध्वनि करते हैं और अधातुएं बहुत कम ध्वनि करते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका धातुओं के भौतिक गुण। अब हम सीखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण। तो चलिए देखते हैं धातुओं का रासायनिक गुण भाई। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला गुण है आपका धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया। यानी कि जब धातुओं को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएं या उनके साथ क्रिया करवाएं तो क्या होगा, आगे देख लीजिए, दिया गया है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि जब भी आप किसी भी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो देखेंगे कि वो जल करके राख में बदल जाएगी। यानी जो धातु आप जलाएंगे वो जल करके राख के रूप में हो जाएगी। वही जो राख है आपकी, उसी को कहते हैं धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप समीकरण भी देख रहे हैं, दिया गया है धातु प्लस ऑक्सीजन, यानी कि धातु को ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम जला रहे हैं तो हमको मिल रहा है धातु ऑक्साइड, यानी कि यही आपका है राख। यहाँ पर धातु के स्थान पर हम कोई भी धातु ले सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम ले रहे हैं मैग्नीशियम। ये देख लीजिए, धातु के स्थान पर हमने लिया कि 2 मैग्नीशियम के अणु और इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि O2 की उपस्थिति में जला रहे हैं। तो जलाने पर हमको मिलेगा MgO, यानी कि 2 आगे लगाएंगे तो हमका मिल जाएगा 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये देख लीजिए हो गया। तो जब भी आप मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइड। इसी तरह से आप सोडियम को जलाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड प्राप्त करेंगे, लोहे को जलाएंगे तो फेरस ऑक्साइड प्राप्त करेंगे,
पोटेशियम को जलाएंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। इस तरह से जो भी धातु आप जलाएंगे उसी का ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि धातुओं का ऑक्सीजन से क्या क्रिया होती है। अब हम आगे सीखेंगे कि धातुओं का अम्लों के साथ क्या क्रिया होती है। धातुओं का अम्लों से क्रिया यानी कि जो धातुएं होती हैं ये अम्लों के साथ क्या क्रिया करती हैं। तो आगे देखिए लिखा गया है कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो बच्चों जब किसी धातु को आप अम्ल के साथ मिलाएंगे तो आपको मिलेगा धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो धातुएं होती हैं ये अम्लों से क्रिया करके हमको धातु लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो यहाँ पर इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि आपको मिलेगा धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। यही दो चीजें आपको प्राप्त होंगी जब भी आप धातु को अम्ल के साथ मिलाएंगे। तो चलिए इसका हम रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो ये है आपका समीकरण, इसको जब आप समझ लेंगे तो आपको और आसानी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, धातु। यहाँ पर देख लीजिए धातुओं है यानी कि धातु लेना है हमको, तो हम ले लिए धातु। और क्या लेना है, अम्ल, यानी कि अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो अम्ल भी हमको चाहिए। तो ये हो गया आपका अम्ल। अब धातु और अम्ल मिल गए तो मिलने से हमको क्या मिला है, धातु लवण। तो यहाँ लिखेंगे हम धातु लवण, ये हो गया। और क्या मिला भैया, और हमको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया आपको मिलने वाले पदार्थ। तो जब भी आप धातु को अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो आपको मिलेगा धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आप समीकरण बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसका जो रासायनिक समीकरण होता है इसको देख लेते हैं। तो यह है आपका धातु। धातु का मतलब कोई भी धातु ले लीजिए जो आपको मन में आ जाए कि हमको ये धातु लेना है तो आप धातु ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं Na सोडियम, और आपका जो अम्ल होगा ये हो जाएगा HCl। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने लिया है धातु सोडियम और अम्ल के स्थान पर हमने लिया है HCl। ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे, ये दोनों जब भी आपस में क्रिया करेंगे तो बनाएंगे धातु लवण यानी कि NaCl। और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए यहाँ पर देख रहे हैं H2 हमने लिखा है। तो अब आप समीकरण को संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और यहाँ भी हो जाएगा आपका 2, और यहाँ लिख दीजिएगा 2, और समीकरण हो जाएगा संतुलित। तो 2 सोडियम के अणु लेना है और 2 अणु ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लेंगे, तब हमको मिलेगा 2 अणु सोडियम क्लोराइड का और हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आपको समीकरण प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं धातुओं का जल से अभिक्रिया। धातुओं का जल से क्रिया। तो चलिए हम देख लेते हैं कि धातुओं का जब जल के साथ क्रिया करवाया जाए तो क्या होगा। तो इसमें देखिए आगे बोला गया है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी धातु को हम जल में डाल दें यानी कि जल के साथ क्रिया करवाएं तो हमको मिलेगा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, या फिर धातु ऑक्साइड के स्थान पर हमको धातु हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त हो सकता है। तो चलिए इसका समीकरण देखते हैं भाई। हम यहाँ पर लिए हैं धातु, क्या लिए हैं, सबसे पहले धातु लिए, उसके बाद किससे क्रिया करवाए हैं, जल से। तो हम यहाँ देख लीजिए धातु लिए, फिर हमने जल को लिख दिया है क्योंकि धातु और जल आपस में मिलेंगे तो मिलने पर भाई क्या देंगे, यानी कि तीर के द्वारा हम दिखा रहे हैं कि ये सब मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, लालच दिए हैं कि क्या क्या मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस मिलेगा भाई, हाइड्रोजन गैस। तो हम लिख दिए हाइड्रोजन गैस मिलेगा, इसको हिंदी में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, ये देख लीजिए हाइड्रोजन गैस। और उसके बाद में क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं धातु ऑक्साइड, ये देख लीजिए यहाँ पर हमको यही दोनों चीज़ें मिलेंगी
जब भी हम धातु की क्रिया जल के साथ करवाएंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और धातु ऑक्साइड, इसी धातु ऑक्साइड के स्थान पर हमको धातु हाइड्रो ऑक्साइड भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर धातु हाइड्रो ऑक्साइड भी मिल सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका समीकरण। तो समीकरण सबसे पहले हम बनाएंगे, बहुत सिंपल सा समीकरण होगा जिसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अब चलिए भैया कौन सा समीकरण बनाए, सबसे सिंपल सा। तो कैल्शियम की क्रिया करवाते हैं पहले। ये भाई देख लीजिए धातु, तो धातु आपकी हो गई कैल्शियम। कैल्शियम की क्रिया हम किसके साथ में करवा रहे हैं, तो जल के साथ, यानी कि H2O जल के साथ क्रिया करवाएंगे। परंतु जल का जो अणु होगा वो 2 अणु लेना है, जल का 2 अणु लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो भाई हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये H2 निकल गया। यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन था, यानी कि 2 दूनी 4, जो हाइड्रोजन था वो आपका 4 था। 4 में से 2 तो पहले ही निकल गया, बचा कितना है, 2 ही हाइड्रोजन बचा है। और O कितना है, वो भी 2 ही है, यानी कि H2 और O2 यहाँ पर बचा है और यहाँ पर बचा है Ca। तो Ca और H2O2 को मिलाने पर क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा भाई। तो ये हो गया आपका धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इनका हिंदी नाम। तो हिंदी नाम लिखने के लिए ये हो गया आपका कैल्शियम, उसके बाद ये हो गया जल, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, और ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको देख लीजिए काली चूना भी कहते हैं, ये है आपका हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम को हमने जल के साथ मिलाया तो हमको हाइड्रोजन गैस मिल गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर धातु ऑक्साइड बना है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका धातु ऑक्साइड होता है। तो इसी तरह से आप इंटरेस्टिंग अध्याय को पढ़ते रहिए, मेरे साथ लगे रहिए। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ क्रिया करते ही जल जाती है। जल जाती है का मतलब उसमें आग लग जाती है। तो आपने नाम सुना होगा सोडियम का, यहाँ पर देख लीजिए मैं लिख देता हूँ सोडियम, यानी और पोटेशियम के, इन दोनों धातुओं का नाम आपने सुना ही होगा। ये दोनों धातुएं इतनी अधिक क्रियाशील होती हैं कि जैसे ही इनको हम जल में डालेंगे इनमें आग लग जाती है, ये जलना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब ये सोडियम जल के साथ मिलते हैं ना तो इतनी अधिक ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं कि इनमें से निकलने वाला हाइड्रोजन गैस तुरंत जल जाता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उस हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है और ये जलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इन दोनों तत्वों को हम हमेशा केरोसिन में रखते हैं। ये है आपका केरोसिन तेल, केरोसिन तेल। तो केरोसिन तेल का मतलब है मिट्टी का तेल। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी 2 धातुएं हैं जिनको हम केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। केरोसिन तेल से ये क्रिया नहीं करती हैं और वहां पर नहीं जलती। जैसे ही इनको हम पानी में मिलाएंगे ये तुरंत जलना शुरू हो जाएंगे। तो इन दोनों धातुओं को भी आप याद रखिएगा कि जो अधिक क्रियाशील हैं, आग लगा देती हैं। अब हम सीखेंगे आगे कुछ अन्य अम्लों के बारे में। अम्लराज, अम्लराज का मतलब है कि अम्लों का राजा, जो सभी अम्लों से श्रेष्ठ होता है, सभी अम्लों से ज्यादा ताकतवर होता है, उसे हम अम्लराज कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आप देख रहे हैं कि अम्लराज, अम्लराज का मतलब है कि अम्लों का राजा। राजा जो होता है वो बहुत महान होता है। इसका मतलब जो ये अम्लराज है सभी अम्लों से ज्यादा अम्लीय होगा, यानी कि इसका अम्लीय गुण जो छोटे मोटे अम्ल है उससे कहीं ज्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं कि अम्लराज का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों अम्लराज का दूसरा नाम है एक्वा रेजिया। तो ये अम्लराज जो है ये बनता कैसे है, क्या क्या मिला करके अम्लराज को बनाया जाता है। तो बच्चों अम्लराज बनाने के लिए हम 3 भाग HCl लेते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग लेंगे और 1 भाग HNO3 का लेते हैं, यानी कि नाइट्रिक अम्ल का। हम 3 भाग लेंगे, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक अम्ल। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल इन दोनों को लेंगे तो हमारा बन जाएगा अम्लराज। यह देख लीजिए अम्लराज बनकर तैयार हो गया। तो अम्लराज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों अम्लों को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा अम्लराज, यानी कि अम्लों का राजा। तो चलिए भाई, अब इसको हम अनुपात में यदि समझें तो हाइड्रोक्लोरिक में देख लीजिए यहाँ पर 3 है, तो यानी कि 3 अनुपात, यहाँ पर 1 है तो 1, यानी कि 3:1 में हमको HCl और HNO3 लेना है। कभी कभी इसको भी पूछता है कि अम्लराज में HCl और HNO3 का कितना अनुपात होता है। तो HCl और HNO3 का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। ये अम्लराज इतना अधिक अम्लीय होता है कि अक्रिय गैसों या फिर अक्रिय धातुओं के साथ क्रिया तो नहीं कर पाता है, लेकिन उनको गला जरूर देता है। यानी कि जो ये आपका अम्लराज है, ये अम्लराज सोने को पिघलाने में, सोने को ये पिघला सकते हैं, इतनी इनमें क्षमता होती है। यानी कि जो सोना होता है, सोने को यदि अम्लराज में डालेंगे तो सोना पिघल करके पानी हो जाएगा। यानी कि जो अम्लराज है वो सोने को भी पिघला सकता है। और प्लेटिनम एक धातु होती है, प्लेटिनम, इस धातु को भी ये पिघला सकता है। यानी कि जो प्लेटिनम नामक धातु है उसको भी ये अम्लराज आसानी से पिघला सकता है। यानी कि ऐसी धातुएं जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, परंतु उन्हें जो आपका अम्लराज है आसानी से पिघला सकता है, यानी कि पानी में बदल देगा। तो यहाँ पर आप देख लिए हैं अम्लराज, ये हो गया। अम्लराज में क्या मिलाया जाएगा भाई, उसको भी हमने देख लिया है, अनुपात हमने देखा है। तो चलिए अब हम सीखेंगे सक्रियता श्रेणी। तो बच्चों, सक्रियता श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सक्रियता श्रेणी, तो यहाँ पर देख रहे हैं लिखा गया है सक्रियता श्रेणी। तो चलिए इसको देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी वास्तव में क्या होती है। तो धातुओं को उनके घटते क्रियाशीलता के रूप में व्यवस्थित करने पर हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं उन सब धातुओं की अपनी अलग अलग क्रियाशीलता होती है। तो हम उनके क्रियाशीलता के आधार पर यदि व्यवस्थित करें तो हमको एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है। उसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास A, B, C, D, E और F इतने तत्व हैं और इनकी क्रियाशीलता इस तरह से व्यवस्थित की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं A है सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उसके बाद B की क्रियाशीलता है, फिर C की है, इसी तरह से अन्य तत्वों की क्रियाशीलता है। तो हम देखिए यहाँ पर घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को रखे हैं तो हमको एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। इसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं बच्चों। तो चलिए हम ओरिजिनल वाली सक्रियता श्रेणी देखते हैं और उसमें समझेंगे कि कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील है। सभी के सामने आ चुकी है ये सक्रियता श्रेणी, यही है आपकी सक्रियता श्रेणी। तो चलिए देखते हैं कि इस सक्रियता श्रेणी की क्या खासियत है, क्यों हम सक्रियता श्रेणी याद करें। सक्रियता श्रेणी ऐसी कौन सी श्रेणी है कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। तो चलिए इस सक्रियता श्रेणी के बारे में सबसे खास बात जो है उसको मैं बता देता हूँ कि इस श्रेणी की सबसे खास बात यह है कि इस श्रेणी के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु किस धातु से कितनी ज़्यादा क्रियाशील है। यानी कि ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं इसकी सहायता से हम धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे पता लगाएंगे। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका हाइड्रोजन। तो यही है हाइड्रोजन आपका शून्य, मतलब जो हाइड्रोजन होता है इसकी क्रियाशीलता ऊपर वाले तत्वों और नीचे वाले तत्वों के बीच में होती है। यानी कि हाइड्रोजन से ही आप सभी तत्वों की क्रियाशीलता का पता लगाएंगे। यानी कि जो मूल बिंदु होगा वो आपका हाइड्रोजन होगा।
तो हाइड्रोजन के ऊपर आप देख लीजिए यहाँ पर लेड है, लेड के ऊपर आपका टिन है। तो इसका मतलब है कि टिन जो है वो लेड से ज्यादा क्रियाशील है, यानी कि ऊपर वाला तत्व ज्यादा क्रियाशील होगा और नीचे वाला तत्व कम क्रियाशील होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा गया है घटती हुई क्रियाशीलता, यानी कि ऊपर से आप नीचे की ओर जैसे जैसे आते चले जाएंगे आपको क्रियाशीलता घटते क्रम में प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है आपका पोटेशियम, यानी कि जो पोटेशियम है ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि वह कौन सी धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। तो बच्चों सबसे अधिक क्रियाशील है आपकी पोटेशियम, उसके नीचे आपका आता है सोडियम, सोडियम के नीचे है आपका कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस जिसको हम लोहा भी कहते हैं, उसके बाद आता है टिन, फिर है आपका लेड। यानी कि इस तरह से नीचे की ओर आप आएंगे तो घटती हुई क्रियाशीलता आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही आप नीचे चले आइए तो कॉपर से कम क्रियाशील होता है आपका मरकरी, मरकरी से भी कम क्रियाशील होता है आपका सिल्वर, सिल्वर से भी कम क्रियाशील होता है गोल्ड, यानी कि जो गोल्ड है वो सबसे कम क्रियाशील है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्रियाशील तत्व बताइए तो आपका हो जाएगा गोल्ड, यानी कि जो गोल्ड है ये कम क्रियाशील तत्व होता है। अब इस साड़ी की एक और मूल बात मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे ही आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको क्रियाशीलता बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारी क्रियाशीलता भी धीरे धीरे बढ़ते हुए चली जाएगी। अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ ले कि जब कॉपर के विलयन में लोहे की कील डाली जाए तो क्या होगा, यानी कि लोहे के कील को हम कॉपर के विलयन में डाल दें, या फिर जो आपका जिंक है, कहाँ गया भाई जिंक, जिंक है, जिंक के टुकड़े को हम कॉपर के विलयन में डाल दें तो क्या होगा, देख लीजिए क्या होता है। ये हो गया आपका एक बर्तन, इसमें हमने ले लिया कॉपर का विलयन, इसके अंदर हम ले लिए हैं कॉपर का विलयन, और इसी कॉपर के विलयन में हम जिंक को डाल देते हैं। इसको मान लीजिए जिंक ये है, इस जिंक को हम इस कॉपर के अंदर लीजिए, यहाँ पर हम डाल दिए जिंक के टुकड़े को, तो ये जिंक का टुकड़ा क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके कॉपर के स्थान पर स्वयं जाके बैठ जाएगा। यानी कि जो आपका जिंक है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, उसके विलयन से ही कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर के स्थान पर स्वयं बैठ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका जिंक है देख लीजिए कॉपर से ऊपर है, यानी कि कॉपर से ऊपर है का मतलब ये ज्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो बच्चों जब ज्यादा ताकतवर आदमी आपके सामने आएगा तो आप ऑटोमेटिक हट ही जाएंगे, क्योंकि आपके पास ताकत कम है। तो ये जो कॉपर है इसके पास ताकत कम है और जिंक के पास ताकत ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। इसलिए जिंक जो है ये कॉपर को उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है। अब मान लीजिए कि कह दिया जाए कि कॉपर के विलयन में हम फेरस को डाल दें तो वही प्रक्रिया होगी, फेरस भी कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि कॉपर के ऊपर साइड में जितनी भी धातुएं हैं ये सभी धातुएं कॉपर को विस्थापित कर सकती हैं। और देख लीजिए जैसे कॉपर और सोने का विलयन मिलाया जाए, देख लीजिए जैसे कॉपर को हम सोने के साथ मिला दें तो क्या करेगा, कॉपर सोने को हटा देगा, यानी कि सोने से ज्यादा क्रियाशील कॉपर है तो कॉपर सोने के अणुओं को विस्थापित कर देगा, यानी कि हटा देगा। इसी तरह से अन्य भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि मैग्नीशियम के टुकड़े को हम कॉपर के विलयन में डालें, सोने के विलयन में डालें या सिल्वर के विलयन में डालें तो क्या होगा, तो जितनी भी धातुएं ऊपर साइड में है ये सब ज्यादा क्रियाशील हैं और अपने से नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देंगे, यानी कि उनके स्थान से उन्हें हटा देंगे। बस यही सिंपल सा लॉजिक याद कीजिए कि जब भी आपके सामने
कोई ताकतवर आदमी आएगा तो आप दुबले पतले हैं तो भाग लेंगे, निकल लेंगे। यानी कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले को हटा देगा। आपको ये कैसे मालूम होगा कि ये कम क्रियाशील है कि ज़्यादा क्रियाशील है? इसके लिए आपको ये श्रेणी याद करनी होगी। जो आप श्रेणी देख रहे हैं, इस श्रेणी को आप याद किए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कम कौन सा। जैसे बात की जाए कि पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम को हम किसी भी विलयन में डालें, इन सभी के किसी के भी विलयन में डालें तो पोटेशियम सबको हटा देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रियाशील है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनकी क्रियाशीलता सबकी अलग अलग है। तो आज के लिए बस सोच रहे हैं कि इतना ही किया जाए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही पढ़ा दिया हूँ मैं आपको। तो चलिए बच्चों, आज आपका ये धातु अधातु वाले चैप्टर में आज आपका धातु पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब मैं अगले वीडियो में आप सभी लोगों को अधातु के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक दिन में संपूर्ण अध्याय को कवर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा अध्याय है कि उसको यदि हम विस्तार से आपको पढ़ाएंगे तो और समय लगेगा। आप समय को मत घबराइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तीनों मैं एक दिन आपको धातु के बारे में आज पढ़ाई दिया हूँ, एक दिन मैं अधातु के बारे में पढ़ाऊंगा और एक दिन उपधातु के बारे में। इस तरह से 3 दिन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे से और संपूर्ण शुरू से